हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। ये दुनिया बहुत सी हैरान कुन चीज़ों से भरी पड़ी है। फिर चाहे वो आसमानों से बातें करते हुए बड़े बड़े पहाड़ हों या हमारी सोच से भी गहरे समंदर, सब अल्लाह ही की तख्लीक करदा चीज़ें हैं। ये दुनिया हैरान कुन होने के साथ साथ कई अजीब व गरीब चीज़ों पर भी मुश्तमिल है, और ऐसी अजीब व गरीब चीज़ों के वजूद में आने की एक बड़ी वजह कई बार इंसानों की अपनी गफलत भी होती है। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। आए दिन नित नई ईजादात हो रही हैं, और ये ईजादात सालों की मेहनत और कई अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा होती हैं। और इस तरक्की की दौड़ में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी दूसरे से पीछे रह जाए, लेकिन कुछ लोग इस दौड़ को जुनून की हद तक ले जाते हैं और कई बार कुदरती असूलों से खेल जाने से भी गुरेज नहीं करते। ये स्टोरी एक रशियन आर्मी पर्सन की है, जो अपनी आप बीती बयां करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम एरिक है और मेरी उम्र 87 साल है। मैं 17 साल का था जब मुझे रशियन आर्मी में भर्ती किया गया। वहाँ मेरी तरह कई नौउम्र लड़के मौजूद थे। हमें एक ख़ास मुद्दत तक ट्रेनिंग के बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तैनात कर दिया गया था। ये भर्तियाँ हर मेल रशियन सिटीज़न के लिए लाजमी होती हैं, और उन दिनों हर सोल्जर को कम से कम 2 साल तक मुल्क की खिदमत करना लाजमी होता है। खैर, मेरी पहली पोस्टिंग रशिया के एक बहुत ही ठंडे इलाके में हुई, जहाँ का टेम्परेचर -70 से भी नीचे गिर जाया करता था। क्योंकि हमें ऐसे मौसम के लिए पहले से ट्रेनिंग दी गई थी, तो हमारे लिए वहाँ रहना आम शहरी की निस्बत कदरे आसान हो गया था। जैसे तैसे करके मैंने वो साल तो काट लिया, लेकिन अगले ही साल मेरी पोस्टिंग एक खुफिया जगह कर दी गई। वहाँ मुझे एक छोटी सी टीम के साथ भेजा गया था। ये टीम कुल 3 अफराद पर मुश्तमिल थी। वहाँ जाने से पहले हम सब की आंखों पर काली पट्टियाँ बांध दी गई थीं। दरअसल वो एक फैसिलिटी थी। जैसे ही हम उस फैसिलिटी के मेन गेट पर पहुँचे, तो वहाँ एक बहुत ही अजीब सी स्मेल ने हमारा इस्तकबाल किया। वो स्मेल इतनी अजीब थी कि उसे लफ्ज़ों में बयान करना ख़ासा मुश्किल है। खैर, वहाँ हमारी टीम को एक अलग क्वार्टर असाइन किया गया, और हमें कैप्टन के ऑर्डर्स के बिना उस फैसिलिटी में जाने से सख्ती से मना किया गया। एक रात जब मैं अपने क्वार्टर में देर रात तक जाग रहा था, तो अचानक मुझे किसी इंसान की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी दूर से आ रही थी कि उसे सुनने के लिए ख़ासी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर करने का सोचा, लेकिन मेरी तबीयत को चैन ना आया, और मैं माजरे की तह तक जाने के लिए दबे पाँव उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वैसे तो फैसिलिटी बहुत सख्त पहरे में रहती थी, लेकिन वो रात का वक्त था और मुझे मौका मिल गया। मैं आवाज़ का पीछा करते करते एक हाल तक पहुंच गया। वो हाल कई सारे कमरे नुमा जेल्स पर मुश्तमिल था, और उन जेल्स में जंगी कैदियों को रखा जाता था, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। वो चीखें भी ऐसे ही कैदी की थीं जिस पर उस वक्त एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ था, और उसके हाथों और पाँवों को मजबूती से बांधा हुआ था। उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि मानो उसे कई दिन से भूखा रखा गया हो। फिर अचानक पास खड़े हुए डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देते ही वो कैदी बुरे तरीके से चीखने लगा, और ना जाने कब वो चीखें धाड़ों में तब्दील हो गईं। अभी पिछले ही लम्हे जो इंसान बामुश्किल सांसें ले रहा था, अचानक उसमें इतनी ताकत आ गई कि चार चार हट्टे कट्टे फौजी उसको संभालने में नाकाम रहे। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि जिन रस्सियों ने उसे बांधा हुआ था, वो महज कच्चे धागों की मानद साबित हुईं, और एक झटके में उस कैदी ने उन तमाम रस्सियों को तोड़ डाला। एक फ़ौजी ने मामले की नज़ाकत को भांपते हुए महज 3 फुट की दूरी से उस पर अपनी गन से फायर किया, लेकिन उस पर उस फायर का भी कोई असर ना हुआ, और देखते ही देखते उसने डॉक्टर समेत उन 4 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। मैं हाल के एक पिलर के पीछे खड़े छुप छुप कर ये तमाम मनाजिर देख रहा था।
جتنی دور میں کھڑا تھا وہاں سے اس قیدی کا چہرہ صحیح طور پر عیاں نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ غراتا ہوا ہال کے مین گیٹ کی طرف بڑھا تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں مانو خون اگل رہی ہوں۔ ویسے تو میں ایک فوجی ہوں، لیکن وہ مناظر دیکھ کر میرے بھی اوزان خطا ہو گئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور جیسے ہی وہ ہال سے باہر نکل گیا میں نے پلر پہ لگے ہوئے ایمرجنسی الارم کو دبا دیا تاکہ کنٹرول روم کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ خیر، میں چھپتا چھپاتا اپنے کوارٹر تک پہنچا اور اپنے ٹیم میٹس کو جگاتے ہوئے سارا قصہ سنانے لگا۔ ابھی میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہر طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں، اور اگلے ہی پل وہ آوازیں انسانی چیخوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہم جیسے ہی اپنے کوارٹر سے باہر نکلے تو ہمیں ہر جگہ لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹھیک اسی وقت ہمارے وائرلیس پر کیپٹن کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ گیٹ نمبر 8 پر رپورٹ کرو ابھی۔ جیسے ہی ہم اس گیٹ پر پہنچے تو وہاں ایک آرمی ٹرک پہلے سے ہی تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہمیں اس جگہ لایا گیا تھا ٹھیک ویسے ہی ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ہمیں اس ٹرک میں سوار کیا گیا اور ایک نئی جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ ہم نے اپنا آخری سال اسی نئی جگہ پر مکمل کیا۔ اس واقعے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد ہمیں خبر ملی کہ اس فیسلٹی کو اسی رات ہی تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن ایسا کرنے کا ریزن نہیں بتایا گیا۔ میں نے تو وہ خوفناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے، تو لہٰذا میں نے مزید اس کے بارے میں پوچھنا یا جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ امید ہے کہ آپ نے یہ اسٹوری انجوائے کی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین فی امان اللہ۔